नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको तालिबान की आग दिखाएंगे, जिसमें वो पाकिस्तान जलाने का संकल्प ले चुका है। अखुंदजादा ने मुनीर से कह दिया है एयर स्ट्राइक की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके लिए कैसे तालिबान के टैंक और सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बढ़ चुके हैं, वीडियो आ गए हैं। फिर आपको लखनऊ में लाल बारादरी मस्जिद का कलेश दिखाएंगे, जिसे सील किए जाने के बाद बवाल हो गया है। रविवार को जिस जगह मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी थी, आज उसी जगह हिंदू छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वैसे मस्जिद सील किए जाने पर प्रशासन का क्या तर्क है, वो देखिएगा। इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर वाला कलेश भी दिखाएंगे। पॉक्सो में केस दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सामना पुलिस के सवालों से होने वाला है। सवाल है कि क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। वैसे शंकराचार्य ने कहा है कि वो भागेंगे नहीं। आज पीएम मोदी ने बंगाली भाषा में राज्य के वोटर्स को एक लेटर लिखा है। इसमें पीएम ने लोगों से सोच समझकर मतदान करने का आग्रह किया और लिखा, वो बंगाल के आम आदमी का दर्द देखकर व्यथित हैं। सोनार बंगाल का सपना देखने वाला हर व्यक्ति दुखी है। एक बड़ी खबर यह भी है कि नीट पीजी में -40 कट ऑफ वाली बहस के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सरकार का तर्क है कि इस नियम से मेडिकल की पीजी सीटों में एडमिशन देने पर डॉक्टरों की योग्यता पर फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र ने कहा है कि डॉक्टर बनने की असली पात्रता एमबीबीएस की पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी करने के साथ ही साबित हो जाती है। एक बड़ी खबर उन न्यूज मित्रों के लिए भी है जिनका खाता आईडीएफसी बैंक में है। इस बैंक की चंडीगढ़ की एक ब्रांच में 590 करोड़ के घोटाले का आरोप है। मामला आते ही चंडीगढ़ ब्रांच के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को एक नसीहत दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंक गलत तरीके से बीमा उत्पादों को बेचना बंद करें और अपने मुख्य काम कारोबार पर ही ध्यान दें। बैंक बीमा को बेचने में अधिक समय लगा रहे हैं, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। सत्ता के मेन्यू में आज बहुत सारी राष्ट्रीय, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस हिंसा की, उन तस्वीरों की और उस संघर्ष की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जहां से आए वीडियो विस्फोटक हैं, दिल दहला देने वाले हैं। आप टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये जलते मेक्सिको की कहानी को बयां कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्कर की मौत के बाद मेक्सिको में मातम है, हिंसा है, आगजनी है, शहर शहर शोले हैं। इसकी कहानी यही है कि मेक्सिको में सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन चलाकर देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो को मार गिराया था, जिसके बाद से वहां कोहराम मचा है। इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हिंसक मुठभेड़ हो रही है। वहां के सुरक्षा बलों और एल मेंचो के संगठन से जुड़े लोग आमने सामने हैं। कहीं ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज, कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़, तो कहीं हिंसक झड़प। मेक्सिको के 20 राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। मेक्सिको के कई राज्यों में कोड रेड सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। एल मेंचो की मौत के बाद मेक्सिको में 250 से ज्यादा रोड ब्लॉक हैं। हिंसा की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। बस, ट्रेन सेवा सब बंद है। कई इलाकों में मेक्सिको के नेशनल गार्ड पर हमला किया गया है। मुठभेड़ में 7 नेशनल गार्ड के मारे जाने की खबर है। हिंसक वीडियो के साथ एल मेंचो का परिचय भी आपको करा देते हैं। वो CJNG यानी जलिस्की न्यू जनरेशन कार्टेल का लीडर था। जलिस्को कार्टेल मेक्सिको में ड्रग्स बनाने और बेचने का स्थानीय कारोबारियों से वसूली करने और कई इलाकों में लोगों को डराकर रखने के लिए कुख्यात रहा है। इस कार्टेल की मौजूदगी अमेरिका के 50 राज्यों में है। अमेरिकी सरकार ने एल मेंचो के ऊपर 136 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मेक्सिको पर एल मेंचो के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बना रहे थे। अब जब एक्शन हो चुका है तो मेक्सिको जल रहा है। कई इलाकों में एल मेंचो गैंग के लोग सड़क पर हैं। एल मेंचो, जिसकी मौत पर मेक्सिको में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई है, उसके बारे में भी और जानकारी आइए आपको दे दें। उसका पूरा नाम नेमेसियो रूबेन ओसेवेरा सार्बेंतेस था। वो 1966 में मेक्सिको में एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ था। छोटी उम्र में ही अमेरिका के कैलिफोर्निया चला गया। ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप के बाद वो मेक्सिको लौट आया। कथित तौर पर कुछ समय के लिए वो पुलिस ऑफिसर भी रहा। 2009 में उसने CJNG नाम से अपना गैंग बनाया। आगे चलकर CJNG सबसे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। ये दुनिया में शुरू होने वाले नए महायुद्ध का वीडियो ट्रेलर है, जिसमें पाकिस्तान के लिए मुसीबत ही मुसीबत है, क्योंकि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान अब महायुद्ध वाले मोड में आ चुका है।
ये अफगानिस्तान से आई तस्वीरों, बयानों और राजनीतिक गतिविधियों में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। किसी भी वक्त जंग शुरू होने की खबर आ सकती है, किसी भी वक्त तालिबान के बड़े हमले की खबर आ सकती है और किसी भी वक्त पाकिस्तान की तबाही वाला ट्रिगर दब सकता है। सबूत के तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से आ रही तस्वीरों को देखिए, जो वायरल हो रही हैं, जो पाकिस्तान को डरा रही हैं। पाकिस्तान को ये बता रही हैं कि तालिबान अब चुप बैठने वाला नहीं है। तालिबान अब पूरी शक्ति के साथ बदला लेगा। वैसे भी पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है। कई फ्रंट पर पाकिस्तान लड़ रहा है। बलूचिस्तान वाले फ्रंट पर तो बड़ी चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अब तालिबान की ओर से शहबाज और मुनीर के लिए कई मैसेज दिए गए हैं, युद्ध वाले संदेश दिए गए हैं। तालिबान ने न सिर्फ पाकिस्तान के हवाई हमले की निंदा की है, बल्कि करारा जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी है, वो भी कड़े तेवर के साथ। तालिबान के दो संदेश शहबाज और मुनीर को बहुत डरा रहे हैं। तालिबान सरकार में मौजूद कई मंत्रियों ने उदाहरण के साथ पाकिस्तान की धुलाई की है। मुनीर का नाम लेते हुए उन्हें अमेरिका की याद दिलाई है। ये कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, अमेरिका को धूल चटा दी। अब पाकिस्तान हवाई हमले वाली गलती कर रहा है, अफगानिस्तान के आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में ये भूल अब पाकिस्तान की सत्ता और सेना को बहुत भारी पड़ने वाली है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि वो अफगानिस्तान के धैर्य की परीक्षा ना लें, नहीं तो पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों देशों की लड़ाई जमीन को लेकर ही है, कब्जे को लेकर है। फिलहाल तालिबान पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का आकलन कर रहा है और सही समय पर जवाब देने की योजना बना रहा है। इसे 7 संकेतों से समझिए। अफगानिस्तान के बड़े बड़े मंत्री और नेता पाकिस्तान को उचित जवाब देने की चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद काबुल और कंधार में कई दौर की आपातकालीन बैठक हो चुकी है। तीसरा संकेत, पिछले कई घंटों से पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बड़ी संख्या में टैंक की मूवमेंट देखी जा रही है। इससे जुड़े वायरल वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है लेकिन इतना तो तय है कि दोनों देश युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में सीक्रेट सैन्य गतिविधि देखी गई है। पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबानी सैनिक पहुंच रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना है। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब बैठक, बातचीत और समझौते का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसे आप सिर्फ 120 सेकंड की वीडियो रील में समझिए। अब हम आपको ऐसी कुंजी दिखाते हैं जिसमें पराक्रम की सत्ता है और देशभक्ति की मात्रा ज्यादा है। पहले भारतीय सेना के उस साइलेंट वॉरियर से मिलिएगा जिसका शौर्य देखकर आप उस पर नाज करेंगे, तो दूसरी तरफ उन आतंकियों का हश्र दिखाएंगे जो पिछले 326 दिनों से कश्मीर में आतंक फैला रहे थे, लेकिन आज सेना ने उनका संपूर्ण अंत कर दिया। कश्मीर से आई इस खबर पर आज हमने न्यूज मित्रों के लिए 2 विशेष कुंजी तैयार की हैं। एक कुंजी जैश के उन आतंकियों की टोली पर जो अब जहन्नुम पहुंच चुकी है। कैसे सेना ने अपने ऑपरेशन त्राशी को सफल किया, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आ गई है। लेकिन इस एनकाउंटर के बीच आज एक ऐसा नाम ट्रेंड कर रहा है जिसकी वीरता की चर्चा हर जगह है। ये कहानी आर्मी के जांबाज डॉग टाइसन की है, जो आतंकियों की गोली लगने के बावजूद भी उनके सामने टिका रहा और एक एक आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में सेना की मदद करता रहा। आज एक ऐसे ही डॉग के जरिए हमने सेना के बेजुबान जांबाजों के शौर्य का एक विश्लेषण किया है। आप चाहे पशु प्रेमी हो या ना हो, ये खबर आपके दिल में अपनी सत्ता कायम कर लेगी। हम जिस टाइसन की बात कर रहे हैं वो सेना की K9 यूनिट का डॉग है, जो आतंक विरोधी अभियानों में सेना के साथ कई बड़े मिशन कर चुका है। लेकिन रविवार को किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ टाइसन ने जो किया, उसे सुनकर आपको भी उस पर गर्व होगा। जिस वक्त किश्तवाड़ में सेना के जवान आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे थे, उनके साथ एक और साइलेंट वॉरियर था जिसका नाम है टाइसन। जिस वक्त आतंकी सेना पर गोली चला रहे थे, उस वक्त भी टाइसन रुका नहीं, बल्कि आतंकियों की ओर बढ़ता चला गया। इस फायरिंग में टाइसन को एक गोली भी लग गई, लेकिन फिर भी वो चट्टान की तरह आतंकियों के सामने डटा रहा और गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी टाइसन ने जवानों को आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचाया, जिसके बाद सेना ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया और इस ऑपरेशन के बाद गंभीर हालत में टाइसन एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अभी ठीक है। लेकिन आज सिर्फ सेना के बड़े बड़े ऑफिसर ही नहीं, बल्कि देश के तमाम लोग इस आर्मी डॉग के साहस को सलाम कर रहे हैं।
टायसन एलीट जर्मन शेपर्ड नस्ल का डॉग है जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और फुर्तीले होते हैं। टायसन पैरा स्पेशल फोर्सेस की K9 यूनिट का हिस्सा है और इससे पहले भी सेना के कई बड़े मिशन में अहम भूमिका निभा चुका है। आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है ये 21 और 22 तारीख की है? इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम सबसे पूछिए कि ये जो साइलेंट वॉरियर्स की आप बात कर रहे हैं, कई साइलेंट वॉरियर्स पिछले 16 महीने से इस ऑपरेशन की तरफ काम कर रहे थे एंड सिर्फ अभी नहीं, जब भी हमें कहीं इनपुट मिलती थी और जब भी उनके कुछ टेलटेल साइंस मिलते थे तो ऐसे ट्रैक्टर डॉग, स्निफर डॉग्स, उनकी मदद से ही हम उनको चेज कर पाते थे और जो है उन तक दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते थे। बिल्कुल ठीक है, उसको आपने देखा होगा कि उसको यहाँ से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। जांबाज टायसन जैसे बहुत से डॉग हैं जो भारतीय सेना की डॉग यूनिट का हिस्सा होते हैं, लेकिन 3 नस्ल के डॉग्स का इस्तेमाल आर्मी में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर हैं क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर ट्रेनिंग को समझने के लिए सक्षम होते हैं। इन्हें सिखाना आसान होता है, साथ ही ये सैनिक द्वारा बताए गए कमांड को आसानी से मान लेते हैं। इसके अलावा बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के जांबाज सिपाही भी साइलेंट वॉरियर बनकर देश की आन बान और शान के लिए फ्रंट पर तैनात रहते हैं, जिन्हें एक जांबाज सैनिक की तरह सम्मान भी मिलता है और शहादत पर उसी सम्मान के साथ विदाई भी। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में शामिल कोई डॉग जब किसी आतंकी घटना में अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। उसे बिल्कुल वैसे ही श्रद्धांजलि दी जाती है जैसे कि सेना के एक शहीद सिपाही को मिलती है, क्योंकि ये भी एक जवान की तरह देश की सुरक्षा के मोर्चे पर तैनात रहते हैं। भारतीय सेना में ऐसे कई असॉल्ट डॉग हैं जिन्हें कड़ी ट्रेनिंग के बाद सैन्य तौर पर तैयार किया गया है। खास बात यह है कि जब तक इन डॉग्स का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक इन्हें किसी मिशन पर नहीं भेजा जाता, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जंग का मैदान हो या आतंकी घुसपैठ, हर जगह ये सोल्जर्स खुद को साबित करते हैं। इन डॉग्स की ट्रेनिंग भी सैनिकों की तरह बहुत मुश्किल होती है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग में सफल होने के बाद ही ये डॉग यूनिट का हिस्सा बनते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हर डॉग के लिए अलग अलग तरह के कमांड का इस्तेमाल होता है और एक वक्त के बाद ये डॉग्स हाथ के इशारों को भी समझ लेते हैं। इनका ख्याल रखने वाले हैंडलर ही डॉग्स को आदेश देते हैं। इन्हें अलग अलग हालात में अलग अलग तरीके से भौंकने की ट्रेनिंग भी मिलती है। इनका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा बारूदी सुरंगें या बम खोजने में भी ये मदद करते हैं। दुश्मनों का ठिकाना खोजने की भी ट्रेनिंग इन डॉग्स को दी जाती है। सेना में एक डॉग का सर्विस पीरियड 8 से 10 साल का होता है और जब तक ये सेवा में रहते हैं राष्ट्र की आन बान और शान के लिए डटे रहते हैं। देश को टायसन जैसे इन बेजुबान बहादुरों पर फख्र है। अब आपको उस ऑपरेशन के बारे में भी बताते हैं जिसमें टायसन ने फ्रंट से लीड किया और कश्मीर में एक्टिव जैश-ए-मोहम्मद के सबसे खतरनाक ग्रुप का अंत हो गया। जम्मू के किश्तवाड़ के त्राशी इलाके में भारतीय सेना ने जैश के जिन 3 आतंकियों को मार गिराया, उनकी पहचान सैफुल्ला बलूच, फरमान अली और बादशाह उर्फ हुरैरा के रूप में हुई है। इन तीनों आतंकियों पर पिछले वर्ष किश्तवाड़ पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन पिछले 1 साल से ये आतंकी बार बार सेना को चकमा देकर फरार हो रहे थे। लेकिन अब इस ग्रुप के सभी आतंकियों को सेना ने ठिकाने लगा दिया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 326 दिनों के बाद सेना का ऑपरेशन त्राशी पूरा हुआ और इस ऑपरेशन के तहत आर्मी ने जैश के सभी 7 आतंकियों को मार दिया है, जिसमें जैश का टॉप कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। ये सभी 7 आतंकी अप्रैल 2024 में घुसपैठ करके भारत आए थे। इन आतंकियों के ग्रुप से सेना के जवानों की 17 बार मुठभेड़ हो चुकी थी। कई पहले मारे जा चुके थे, लेकिन 3 आतंकी बाकी थे जिनका काम तमाम किश्तवाड़ में हो गया है। My message to all the anti-national elements is he will be identified, targeted and neutralized. जो सबसे बड़ा ग्रुप था इस 7 टेररिस्ट का, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। जिस जगह पर आतंकी सैफुल्ला का सफाया हुआ है उस जगह पर TV9 की टीम पहुंच चुकी है और ये आप देख सकते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है, कच्चा घर जिसे ढोक कहा जाता है पहाड़ी इलाके में। यहीं पर आतंकी सैफुल्ला अपने 2 साथियों के साथ छिपा हुआ था जब कल दोपहर यहाँ पर इस घर के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह करते हुए यहाँ पर सैफुल्ला को मार गिराया गया है। Comes as a huge success and
हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिलके बड़े महीनों से ये एक सिंगुलर एम था कि इन लोगों को, इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करना है और हम सब मिलकर उसको कर पाए। आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सैफुल्लाह का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है अपने आप में। यस, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं यहाँ पे आई विल बोरो अ कोट फ्रॉम जनरल KJS ढिल्लन के, कितने गाजी आए कितने गए। सो कई सैफुल्लाह आते हैं जाते हैं, तो ठीक है, वो था एंड ही वाज वर्किंग, ही इज बीन न्यूट्रलाइज्ड। वैसा कोई और बनना चाहेगा, ही विल आल्सो बी न्यूट्रलाइज्ड। ये सफलता निसंदेह एक बड़ी सफलता है। दो और सत्ता में अब बात करते हैं यूपी में शंकराचार्य वाले कलेश की, जिसमें अब नई कहानी, नया कलेश और नया ट्विस्ट आ गया है। ये कहानी है FIR वाली। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की है। आपको हम FIR की कॉपी भी दिखा रहे हैं, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम है। उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अदालत के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, यूपी पुलिस एक्शन मोड में भी है। हालात कुछ ऐसे हैं कि किसी भी वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ हो सकती है। पुलिस के सवालों से उनका सामना हो सकता है, आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। इस पर राजनीति भी हो रही है। पूरी स्टोरी आपको हम बताएंगे। शुरुआत FIR वाली लड़ाई से करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जांच के लिए टीम वाराणसी भेजी गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से किसी भी वक्त पुलिस पूछताछ कर सकती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन आरोपों का सामना करने के लिए कानूनी रूप से भी बिल्कुल तैयार है। वो आक्रामक है, योगी सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि वो कहीं भाग नहीं रहे हैं, पुलिस का सामना करेंगे। जनता को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। सवाल यही है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है? इन मामले में अब नया क्या ट्विस्ट आने वाला है? हर एंगल पर चर्चा करेंगे, सभी लोगों का पक्ष आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज क्या कहा। वापसी मार्ग से वापस हो, लेवे से गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है। इतने दिन बिता दिए गए हैं, या जो शिकायत करता है उनकी ओर से, कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है, और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है? सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए। इस मामले में राजनीति भी हो रही है। सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं, बल्कि विपक्ष के टारगेट पर भी यूपी सरकार है। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनकी मांग है कि इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी या स्वतंत्र एजेंसी से हो। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर कटाक्ष किया है। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी को हटाओ, सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके बीजेपी ने सिर्फ साबित किया कि वो किसी की भी सगी नहीं है। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी।
सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं मानता हूं कि हमारे समाज में संतों का एक बहुत बड़ा महत्व है और संत हमारे समाज में समाज को एक दिशा भी देने का काम करते हैं, संदेश भी देने का काम करते हैं। लेकिन संतों का सम्मान चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, संतों का सम्मान होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में संतों की राय भी अलग अलग है, संतों के सुर अलग अलग हैं। कुछ संत ये कह रहे हैं कि इस विवाद से सनातन को नुकसान होगा, वहीं कुछ संतों का मानना है कि धर्माचार्य पर आरोप लगाना निंदनीय है। आरोप लगाने वाले सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और आइए अब ऐसी 2 खबरों की बात करते हैं जिनमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल है। इन दोनों ही मामलों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ बयानबाजी तेज है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बहस उफान पर है। पहली खबर लखनऊ की है, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर लाल बारादरी मस्जिद में ताला बंद कर दिया गया, जिससे मस्जिद के अंदर मुस्लिम छात्र नमाज नहीं पढ़ पाए। इस पर काफी हंगामा हो रहा है। दूसरी खबर राजस्थान के टोंक की है, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कंबल वितरण पर कलेश कर दिया। आरोप है कि जौनपुरिया ने पहले कंबल दिया, फिर मुस्लिम होने के कारण कंबल वापस ले लिया। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की विस्तृत कुंजी तैयार की है। शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। ये मामला लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, जहां लाल बारादरी मस्जिद है। ये मस्जिद काफी पुरानी है, मुगल काल के समय से है। इस मस्जिद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ताला लगा दिया है। कल जब कुछ छात्र यहां नमाज पढ़ने पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पर ताला देखा। इससे वो भड़क गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि प्रशासन छात्रों को नमाज नहीं पढ़ने देना चाहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि ताला बारादरी की इमारत को काफी क्योंकि जर्जर स्थिति में है, इसलिए इसे बंद करना पड़ा है। प्रशासन ने अब लाल बारादरी इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प दृश्य भी देखा गया। जब मस्जिद का गेट बंद होने के कारण मुस्लिम छात्रों ने बाहर ही नमाज पढ़ना शुरू की, तब उनके हिंदू साथियों ने उनका बचाव किया। हिंदू छात्रों ने एक दूसरे का हाथ थामकर नमाज पढ़ रहे छात्रों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया और तब तक खड़े रहे जब तक नमाज होती रही। ये वीडियो काफी चर्चा में है। इस बीच थोड़ी छात्र राजनीति भी हो रही है। एबीवीपी का कहना है कि अगर ऐसे ही खुले में नमाज पढ़ी जा रही है तो फिर खुले में पूजा भी शुरू कर देंगे, जबकि एनएसयूआई खुले में नमाज पढ़ने वाले छात्रों के साथ है। मौजूदा स्थिति यह है कि लाल बारादरी में ताला लगा हुआ है और तनाव बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी में हिंदू मुसलमान वाला रंग काफी तेजी से चढ़ रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी में नमाज को बंद करने और बिल्डिंग को सील करने के बाद यहाँ पर छात्रों का विरोध जो है वो लगातार जारी है। सुबह जब हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आए तो पूरी तरह से खुला हुआ था। हम लोग मस्जिद के अंदर गए, नमाज पढ़े हैं। उसके बाद जब दोपहर में जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आते तो ताला लगा के उसको सील करके दीवार उठाई जा रही थी। भवन में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही थी, उसके मद्देनजर यहाँ पे इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। सील करने के बाद कुछ लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पे अजान देने और अपनी इबादत करने का काम किया है। जब मैं अपनी धार्मिक पद्धतियों को मंदिर में फॉलो कर रहा हूँ या अपने घर में फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको किसने अधिकार दे दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के बीचों बीच एपिसेंटर में आकर के आप नमाज अदा कर रहे हैं और इफ्तार पार्टी कर रहे हैं? जब मैं नहीं कर रहा हूं, यानी विश्वविद्यालय का जब छात्र यहाँ पे ऐसी स्थितियां नहीं पैदा कर रहा है तो आपको भी नहीं करने देगा। प्रदेश अध्यक्ष के आने से पहले नहीं जर्जर बिल्डिंग थी, आप बताइए। और उसके बाद रमजान जैसे पवित्र माह में आप समय दे देते 10-15 दिन, या तो इसका ताला खोलिए, इस गेट को खोलिए, नहीं तो जो हमारे मुसलमान भाई रमजान की नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था, इतना बड़ा विश्वविद्यालय परिसर है, कहीं पे नमाज पढ़ने का मौका दे। इसको मस्जिद तो नहीं कह सकते हैं, किसी भी स्थान पर बैठ के आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, नहीं है। यहाँ पे बिल्डिंग बनी है, क्षतिग्रस्त है, इसे रोका गया है, तो आप इसके अंदर कोई परमिशन नहीं दी गई है कि आप आइए नमाज पढ़िए। भाई नमाज हो रही तो आप नमाज होने दें, या फिर आप पहले नोटिस दे दें कि भाई नमाज यहाँ नहीं पढ़नी है, ये बिल्डिंग बहुत कमज़ोर हो गई है, गिरने वाली है, तो आप पहले से बता दें भाई। अब अचानक से आप ऐसे आके बंद कर देंगे। जब आपको वहाँ पे गेट फेंसिंग कर दिया गया तो आप वहाँ बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने का परमिशन किसने दिया? यहाँ इफ्तार हो रही है, इफ्तार का परमिशन आपको किसने दिया? क्या विश्वविद्यालय से आपने अनुमति ली?
वैसे इस खबर में सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल नेताओं की भी एंट्री हो चुकी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, आरोप लगा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय है या दूसरे महाविद्यालयों का परिसर है, उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लखनऊ विश्वविद्यालयों में जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना जाना हुआ, उसके बाद एकाएक इस तरह का फैसला लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का ले लेना, ये कहीं ना कहीं इस बात पे भी इशारा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शामिल है। चिंगारी का खेल बुरा होता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से सारे के सारे विश्वविद्यालयों का संघीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। जिस लाल बारादरी में नमाज को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हंगामा है, वो करीब 200 वर्ष पुरानी है, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी पुरानी। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने कराया था। अब ये लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस का हिस्सा है। लाल बारादरी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित है। लाल बारादरी मस्जिद में बारादरी शब्द का अर्थ है 12 दरवाजों वाला ऐसा भवन जो हवा और रोशनी के लिए चारों तरफ से खुला हो, जबकि लाल पत्थरों से बने होने के कारण इसे लाल बारादरी कहते हैं। स्ट्रक्चर लाल बारादरी का है, ये उसी वक्त का बना हुआ है। ये नसीरुद्दीन हैदर के वक्त का बना हुआ है। नसीरुद्दीन हैदर ने ही इसको बनवाया था, नाम नसीरुद्दीन हैदर ने, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और उसके बाद में 1857 के अंदर, चूँकि यही जब गदर का वक्त था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको आप कहते हैं, तो उस समय ये भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी उनके कब्जे में था। यहीं से गोला जो फायर किया गया था, जिससे कि हेनरी लॉरेंस की डेथ हुई थी। तो ये नसीरुद्दीन हैदर के वक्त का बना हुआ है। यहाँ पर चूँकि लाल रंग से यहाँ पर ये ओकर क्लोथ, ओकर ड्रेस कलर का ये हुआ करता था, इसके चलते सबने इसको लाल बारादरी करना सबके लिए बहुत सहज था, तो लोगों ने लाल बारादरी कहना इसको शुरू कर दिया। नमाज विवाद के बाद अब कंबल विवाद की बात करते हैं। ये मामला राजस्थान के टोंक का है, जहां बीजेपी नेता और पूर्व सांसद इसलिए विवादों में हैं क्योंकि उन्होंने एक जरूरतमंद महिला को कंबल दिया और फिर मुस्लिम होने के कारण उससे कंबल वापस ले लिया। दरअसल रविवार को टोंक में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जरूरतमंदों को कंबल बांट रहे थे। इस लाइन में कई मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। आरोप है कि जब एक मुस्लिम महिला कंबल लेने पहुंची तो जौनपुरिया ने उसका नाम पूछ लिया। महिला का नाम सुनते ही पूर्व सांसद के तेवर बदल गए। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं उन्हें कंबल लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद उन्होंने महिला से कंबल वहीं छोड़कर हट जाने को कहा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों ने जब आपत्ति जताई तो जौनपुरिया ने साफ कहा कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए बहस की जरूरत नहीं है। एक बार वो पूरा वीडियो देखिए, फिर बताएंगे कि आगे इस पर क्या राजनीति हो रही है। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। सारे में ना मध्य। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मेरा नहीं है, बुरा मानो है, भला मानो नहीं है। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। जाना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मार लेता आज ले जाओ, और जाते जाते नहीं कहीं सारे बनाने हम को भाई मेरे साफ बात है, इसलिए आप चले, आप इधर बांटो। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। पूर्व बीजेपी सांसद ने मुस्लिम महिला को कंबल नहीं दिया तो कांग्रेस के नेता उस महिला के घर पहुंचे, उसका सम्मान किया और कंबल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि यह समाज को बांटने की राजनीति है, जिसे स्वीकार नहीं कर सकते। कंबल बांटने और वापस लेने वाला ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि जो किया सही किया, जबकि बीजेपी नेता बाल मुकुंद का कहना है कि ये कंबल बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे थे। वो महिला बीजेपी कार्यकर्ता नहीं थी, इसीलिए वापस लिया गया। इसे हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखना चाहिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह सब बड़े नेताओं के गाइडेंस से हो रहा है। जो देखो बात सुनो,
जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। जब आपको बुलाया भी नहीं है, हमने आपको कहा भी नहीं है कि आप कम्बल बंट रहे हैं, आप आ जाओ कम्बल ले जाओ, और आप धना मस्ती आगे बैठ गए तो कार्यक्रम को खराब करने की नीति से आए। तो मैंने उनसे साफ कहा भाई आपको कम्बल लेना हक नहीं है, ना ही कम्बल लेना चाहिए। तो मैं उस बात को रखा था और मैं अभी भी इस बात को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि आप में मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो तो बात अलग है, नहीं तो मैं अपनी बात पे अभी अडिग हूँ। तो इस बात के लिए उन्होंने बात का पतंगड़ बना दिया जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो लगता है जो है ऊपर के गाइडेंस से सब कुछ हो रहा वहाँ पर, तो दुर्भाग्यपूर्ण। वो वीडियो में अभी परीक्षण करवा रहा हूँ, जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में आपसे जरूर बात। कोई जांच करा रहे हैं क्या इसकी? नहीं, मैं मेरे पास आया है वीडियो, तो मैं उसका पूरा परीक्षण करवा करके क्या सत्य क्या है, असली क्या है। यही लग रहा है आपको वीडियो या किस तरीके से? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने अभी मंगवाया। कि बीजेपी के नेता इस देश में केरोसिन छिड़क करके आग लगाना चाहते हैं, वोटों के लिए ये किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। वो जो काम किया है वो जौनपुरिया जी ने किया, और ये बीजेपी की पार्टी का आइडियोलॉजी, उसका एजेंडे का हिस्सा है, नहीं कि उन्होंने कोई अचानक किया है। देशद्रोही जैसा स्वभाव अगर कोई रखेगा, भारत के प्रधानमंत्री जैसो प्रधानमंत्री एक सर्वमान्य है, सबने मिलकर चुना है, कोई पार्टी ने मिलकर थोड़े ही चुना है। प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का, गाली देने का काम करेगा तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है श्रीमान, हम कभी भी तुष्टीकरण भेदभाव नहीं करते।